आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट. नाउ फर्स्टली वी विल सी व्हाट इज़ टॉर्ट. A tort is a civil wrong for which the remedy is common law action for unliquidated damages and which is not exclusively the breach of contract or the breach of trust or other merely equitable obligation. And now what is contract? Every agreement and promise enforceable by law is a contract. The difference between tort and contract is टॉर्ट जो है ये कोडिफाइड लॉ नहीं है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट जो है दिस इज़ अ कोडिफाइड लॉ. नाउ व्हाट इज़ कोडिफाइड लॉ? कोडिफाइड लॉ इज़ बेसिकली रिटन लॉ. जितने भी एक्ट ऑफ द स्टेट होते हैं या ऑर्डिनेंस हैं, ये सब के सब कोडिफाइड लॉज हैं, एक कंपाइल्ड फॉर्म में जो आते हैं. और एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्स जो होते हैं दीज आर कॉल्ड कोडिफाइड लॉ. अब टॉर्ट कोडिफाइड लॉ क्यों नहीं है? टॉर्ट का आपको एक्ट कहीं पे भी नहीं मिलेगा. इट बेस्ड बेसिकली ऑन कॉमन लॉ. कॉमन लॉ जो है दीज आर प्रेसिडेंट्स. ये प्रेसिडेंट्स हैं जो जजमेंट्स हमारी सुपीरियर कोर्ट्स की होती हैं, उनके बेसिस पे जब आने वाली प्रपोजिशंस को डिस्कस किया जाता है या उन पे जजमेंट्स दी जाती हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे कॉमन लॉ बना था ब्रिटिश में. तो टॉर्ट जो है बेसिकली कॉमन लॉ को फॉलो करता है. जितनी भी सिविल रॉन्ग्स थी अर्लियर पीरियड में, मिसाल के तौर पे 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में जब कोडिफाइड लॉज सिविल रॉन्ग्स के लिए, स्पेसिफिक सिविल रॉन्ग्स के लिए मौजूद नहीं थे, तो कोई प्रपोजिशन जब कोर्ट्स के सामने जाती थी तो वो उसके ऊपर सिरकमस्टांसेस को देख के जो डिसीजन देते थे वो एक एग्जांपल सेट हो जाती थी कि आइंदा से इस किस्म का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इस डिसीजन की बेसिस पे उसमें भी डिसीजन दिया जाएगा. तो टॉर्ट इज़ बेसिकली जो है वो प्रेसिडेंट्स पे बेस करता है. सो इट इज़ नॉट कोडिफाइड. तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि टॉर्ट जो है वो अनकोडिफाइड है और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कोडिफाइड लॉ. टॉर्ट इज़ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेम वाइल कॉन्ट्रैक्ट इज़ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन पर्सोनम. राइट इन रेम वो होता है जो आपका ऐसा राइट जो पूरी दुनिया के अगेंस्ट है. आपने एक पेन ख़रीदा तो अब दुनिया का कोई भी इंसान आपसे वो पेन नहीं छीन सकता क्योंकि वो पेन आपका है, दुनिया का कोई भी इंसान. तो इट मीन्स दिस इज़ अ जर्नल राइट, राइट अगेंस्ट जर्नल पब्लिक. राइट इन पर्सोनम वो है कि मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया मोबाइल फ़ोन बेचने का. अब उस कॉन्ट्रैक्ट में मैं और आप ही पार्टी हैं. अगर मैं उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई टर्म्स एंड कंडीशंस वायलेट करती हूँ तो आप मुझे सू करेंगे, और अगर आप कोई टर्म एंड कंडीशन वायलेट करते हैं तो मैं आपको सू करूँगी. तो दिस इज़ कॉल्ड राइट इन पर्सोनम बिटवीन द पार्टीज़ टू दैट कॉन्ट्रैक्ट. क्योंकि टॉर्ट जो है वो जर्नली एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए वो राइट एंड रेम है, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पार्टीज़ के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए उसका राइट जो है वो राइट इन पर्सोनम है. यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान करने वाली है कि टॉर्ट की जो रॉन्ग है, जब टॉर्ट कमिट हो जाता है तो जो रॉन्ग बनती है वो प्राइवेट रॉन्ग है, ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट की जो रॉन्ग है वो भी प्राइवेट है और वो राइट भी प्राइवेट है. बट टॉर्ट का जो राइट है दैट इज़ राइट इन रेम, बट द रॉन्ग इज़ प्राइवेट रॉन्ग. प्राइवेट रॉन्ग कैसे है? मिसाल के तौर पे मैं आपकी प्रॉपर्टी में आपकी मर्ज़ी से बगैर दाखिल होती हूँ तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रेसपास. अब आपकी प्रॉपर्टी है, उस पर आपकी मर्ज़ी के बगैर कोई भी इंसान दाखिल नहीं हो सकता. अब मैं उस प्रॉपर्टी पे आपकी मर्ज़ी के बगैर दाखिल हो गई. अब जो आपका राइट था कि आपकी प्रॉपर्टी पे आपकी मर्ज़ी के बगैर कोई भी दाखिल नहीं हो सकता, जर्नल राइट था, राइट एंड रेम. लेकिन जब मैं दाखिल हो गई, मैं एक सिंगल पर्सन हूँ, तो आप मेरे ख़िलाफ़ सूट फाइल करेंगे. तो एक सिंगल पर्सन ने आपका राइट इन्फ्रिंज किया है तो वो रॉन्ग हो गई, प्राइवेट रॉन्ग. अब एक बंदे ने राइट इन्फ्रिंज किया है, या मिसाल के तौर पे हम 10 बंदे इकट्ठे मिलके आपकी प्रॉपर्टी में एंटर हो गए, तो हम स्पेसिफ़िक 10 बंदों के ख़िलाफ़ सूट फाइल करेंगे, पूरी दुनिया के ख़िलाफ़ सूट फाइल नहीं करेंगे. तो टॉर्ट इज़ अ रॉन्ग प्राइवेट है, जबकि राइट जो है वो रेम है. उसके बाद टॉर्ट जो है माइनर कैन बी सूट एंड कैन सू, जबकि कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं हो सकता, इस वजह से माइनर को आप सू नहीं कर सकते. इन टॉर्ट प्रिविटी डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन पार्टीज़ वेयर एज इन कॉन्ट्रैक्ट प्रिविटी डज एग्जिस्ट. प्रिविटी मतलब प्राइवेसी बिटवीन द पार्टीज़.
अब मेरा अगर आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो हम दोनों के बीच में हैं, वो हमारा एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। जबकि टॉर्ट जो है, मेरा जो कोई भी मेरा लीगल राइट है वो मेरा जर्नल है। अब जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि आपकी प्रॉपर्टी में मैं आपकी मर्ज़ी के बगैर दाखिल हो गई हूँ। अब जो आपकी प्रॉपर्टी है उस पर आपकी मर्ज़ी के बगैर कोई भी दाखिल नहीं हो सकता। जब ये जर्नल राइट है तो डेफ़िनेटली आपका किसी भी बंदे के साथ इसमें प्रीविटी नहीं आती, अनलेस एंड अनटिल कि अभी तक आप ओनर नहीं बने और आपने अभी किसी के साथ एग्रीमेंट टू सेल किया हुआ है। इन दैट सिचुएशन एग्रीमेंट आ जाएगा। तो जब एग्रीमेंट आ जाता है तो फिर प्राइवेटी आ जाती है, और जब एग्रीमेंट नहीं होता तो फिर प्रिविटी नहीं होती। जो जर्नल पब्लिक के अगेंस्ट एग्जिस्ट कर रहा होता है वो प्राइवेट नहीं होता। उसके बाद है इन टॉर्ट द ऑब्लिगेशन अराइजेज थ्रू लॉ विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टीज़। और कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन जो है वो पार्टीज़ अपनी मर्ज़ी से सेट करती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे अभी मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था मोबाइल सेल करने का, तो हमारी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं हम दोनों अपनी मर्ज़ी से सेट करेंगे। मिसाल के तौर पे मेरा जो मोबाइल है वो मैं आपको बेच रही हूँ 40,000 का, और आपने और मैंने ये तय किया है कि आप 30,000 जो हैं वो फर्स्टली अर्नेस्ट मनी दे देंगे, और उसके बाद जो 10,000 है वो आप मुझे 2 और 3 मंथ्स के बाद देंगे, या 10,000 आप मुझे अर्नेस्ट मनी दे देंगे और 30,000 जो है वो आप मुझे 5,000 की इंस्टॉलमेंट में देंगे। अब हम अपनी मर्ज़ी से ये टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर रहे हैं, लेकिन टॉर्ट में जितनी भी ऑब्लिगेशंस हैं वो लॉ के थ्रू जो है वो अराइज़ होती हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि आप एक प्रॉपर्टी के ओनर हैं, तो आप प्रॉपर्टी के ओनर कैसे बने? आपने एक प्रॉपर्टी ख़रीदी, ठीक है, तो जब आप एक प्रॉपर्टी के ओनर बन गए तो जर्नल लॉ ऑफ द स्टेट भी यही कहता है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, कि जब आप एक चीज़ के ओनर हैं तो वो आप कोई भी बंदा आपकी मर्ज़ी के बगैर आपसे थ्रू लॉफुल कोर्स तो आपसे वो चीज़ ले सकता है, बट विदाउट एनी ड्यू कोर्स ऑफ लॉ वो आपसे कोई भी चीज़ नहीं ले सकता। उसके बाद है इन टॉर्ट मिस्टेक ऑफ फैक्ट हैज़ नो डिफेंस अनलेस मोटिव इज़ प्लीडेड। जबकि कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज़ द डिफेंस। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट ये है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करने लगे, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसके बारे में मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई। मिसाल के तौर पे आपने मुझसे ब्लू कलर का, मेरी एक वेबसाइट है वहाँ से आपने मोबाइल परचेज़ किया, उस पे जो मोबाइल है उसका कलर पिक्चर लगाने की वजह से ब्लू शेड जो है वो ब्लैक दिखाई दे रहा था, जबकि वो था ब्लू, या आपके मोबाइल की स्क्रीन की वजह से वो आपको ब्लैक दिखाई दे रहा था, आपने वो ऑर्डर कर दिया ब्लैक में ही। कलर्स मेंशन स्पेसिफिकली नहीं किए, जस्ट यू हैव मेंशन कि जो आपकी वेबसाइट पे नज़र आ रहा है वही कलर चाहिए। अब मैंने आपको ब्लू भेज दिया क्योंकि मुझे वेबसाइट पे ब्लू ही नज़र आ रहा था, तो दिस इज़ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है उसे डिफेंस लिया जा सकता है। अब ये फर्दर पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है उसकी कितनी काइंड्स हैं। यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है, बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है, मतलब एक पार्टी की तरफ से मिस्टेक है या दोनों पार्टीज़ की तरफ से मिस्टेक है, या ऐसी मिस्टेक है जो मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। दिस इज़ अनदर टॉपिक विच वी विल डिस्कस इन सम अदर वीडियो। जबकि टॉर्ट में जो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट डिफेंस नहीं होता अनलेस एंड अनटिल मोटिव इज़ प्लीडेड। अब मिसाल के तौर पे मैं आपकी प्रॉपर्टी में एंटर हो गई आपकी मर्ज़ी के बगैर, जब आपने मेरे ऊपर सूट फाइल कर दिया तो मैंने अदालत में जाके कहा ओह मैं समझी थी मेरी प्रॉपर्टी है। सो दिस इज़ नॉट अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट अनलेस एंड अनटिल कि मैं आपको बताऊं कि वाकई ही मैं किस वजह से मुझे लगा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। हो सकता है कि मैं उस एरिया में नहीं थी, हो सकता है कि आपके घर की रिजेंबलेंस मेरे घर की आउटर लुक से रिजेंबल कर रही हो, ठीक है। अगर इफ़ आई एम टेकिंग दैट डिफेंस दैन आई हैव टू प्रूव इट प्रॉपर्टी। नॉर्मली दिस इज़ नॉट अ डिफेंस इन केसेस ऑफ टॉर्ट। नेक्स्ट है इन टॉर्ट ड्यूटीज़ फिक्स्ड एंड इम्पोज्ड बाय लॉ। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंटर पार्टीज़ होता है, तो जितनी भी ड्यूटीज़ हैं और ऑब्लिगेशंस हैं, राइट्स हैं, वो पार्टीज़ अपनी मर्ज़ी से तय करती हैं, जबकि टॉर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। In tort, the motive is considerable, while in contract, motive for breach of contract is immaterial. मोटिव क्या होता है
दो बातें होती हैं, एक चीज़ है इंटेंशन एंड सेकंड थिंग इज़ मोटिव। इंटेंशन है आपकी नीयत और मोटिव है आपका मकसद। नीयत और मोटिव में, मकसद में क्या फ़र्क है? मिसाल के तौर पे आप जो है एक कॉन्टेस्ट में मेरे ख़िलाफ़, मैं आपको मिसाल इसलिए अपने हिसाब में दे देती हूँ ताकि आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए। मिसाल के तौर पे मैं हूँ और हम दोनों मिलके किसी स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब मैंने आपको धक्का दिया कि आप गिर जाएं और आप इंजर हो जाएं। तो इंटेंशन मेरी ये थी कि मैंने आपको इंजर करना है, ठीक है, ताकि आप बेड पे चली जाएं। और उसके पीछे मोटिव क्या था? इंजर करने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि आप बेड पे पड़ी हों और आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही ना करें। और क्योंकि सिंगल मैं पार्टिसिपेंट होंगी तो मैं डेफिनेटली खुद ही जीत जाऊंगी। तो इंटेंशन ये थी कि सबसे पहले आपको इंजर्ड कर रहे हैं, और इंजरी के पीछे मकसद क्या था? ताकि आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट ना कर सकें। तो टॉर्ट में मोटिव कंसिडरेबल होता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट्स में इंटेंशन ऑफ द पार्टीज आर रेलिवेंट, जस्ट आपको मोटिव की ज़रूरत नहीं रहती। इन टॉर्ट, damages that are awarded are may be real, exemplary, unliquidated and contemptuous। कॉन्ट्रैक्ट में जो डैमेजेस हैं वो लिक्विडेटेड होते हैं। टॉर्ट में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मेजरेबल नहीं होते हैं। अब जैसे मैं आपकी प्रॉपर्टी में आपकी मर्ज़ी के बगैर दाखिल हुई हूँ, तो आपका कितना नुकसान हो गया होगा? जस्ट कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज किया है। तो फिर कोर्ट आपके लीगल राइट के इन्फ्रिंजमेंट को देख के जो है वो डैमेजेस अवॉर्ड करेगी। तो ये अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हैं, अनमेजरेबल। कोर्ट अपनी मर्ज़ी से जो है वो डिसाइड करती है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड मेजरेबल डैमेजेस हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने अभी आपको फ़ोन बेचा था और हमारा आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, तो जो फ़ोन की प्राइस है, आपने अगर मुझे इंस्टॉलमेंट्स नहीं दी, ठीक है, उनके ऊपर अगर मैंने कोई पेनल्टी रखी हुई थी, तो वो बहुत इजीली मेजरेबल है, कैलकुलेटेड है, ठीक है। तो उस हिसाब से बहुत इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। इसमें कुछ सिचुएशन में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस भी मिल जाते हैं। अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से किसी को मेंटल टॉर्चर हुआ हो, तो जो मेंटल टॉर्चर के डैमेजेस हैं, क्योंकि मेंटल टॉर्चर मेजरेबल नहीं है, इस वजह से फिर उस सिचुएशन में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस भी जो है अवॉर्ड कर दिए जाते हैं। इसी तरह टॉर्ट में भी किसी सूरत में लिक्विडेटेड डैमेजेस अवॉर्ड हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैं आपके घर में आपकी मर्ज़ी से बगैर एंटर हुई और मैंने आपकी कोई चीज़ तोड़ दी है, तो जो चीज़ की कीमत है डेफिनेटली आप उसके हिसाब से भी डैमेजेस मांगेंगे कि एक तो ये एंटर हुई, उससे जो है मेरा लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ, और जो चीज़ तोड़ी है उसके भी मुझे पैसे दिए जाएं। अब जो चीज़ तोड़ी है उसके पैसे क्योंकि मेजरेबल हैं तो वो लिक्विडेटेड बन जाएंगे, रेस्ट जो है वो अनलिक्विडेटेड है। इन टॉर्ट्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज़ कंसिडर्ड फ्रॉम द डेट व्हेन द डैमेज इज सफर्ड, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज़ कंसिडर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप सो इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने और आपने जो मोबाइल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, सो हम उसी वक्त करेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा, ठीक है। तो जब जिस डेट से आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, उस डेट से लेके आगे उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन काउंट किया जाएगा। इन टॉर्ट, प्रॉपर्टी ऑलरेडी ओन पोजेस्ड इज़ प्रोटेक्टेड, एंड इन कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर प्रॉपर्टी कैन आल्सो बी प्रोटेक्टेड। फ्यूचर प्रॉपर्टी मिसाल के तौर पे जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या फ्यूचर गुड्स के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कोई खड़ी फसल बेच रही हूँ जिसने अभी अगले महीने में पक के तैयार होना है, तो क्योंकि वो फ्यूचर गुड है तो इस वजह से वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो फ्यूचर प्रॉपर्टी के लिए होगा। लेकिन वो प्रॉपर्टी जिसके अभी आप ओनर ही नहीं हैं, आपने अगले महीने ओनर बनना है, और मैं उस प्रॉपर्टी में आपकी मर्ज़ी के बगैर दाखिल हो गई हूँ, तो आप मुझे सू नहीं कर सकते। मुझे सू वो करेगा जिसकी ओनरशिप में प्रॉपर्टी है। होप सो आपको आज का डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट समझ आ गया होगा। थैंक यू।